हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। हमने जीके जीएस की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी उसका ये पाँचवा वीडियो है। और यदि आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें देखिए ताकि आपका जो जीके जीएस का प्रिपरेशन है वो एक सीक्वेंस में आगे बढ़ सके। ये वीडियो अपने आप में एक कंप्लीट वीडियो है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस के, मिसलेनियस, करेंट, ये सभी सेक्शन के क्वेश्चंस हैं। यदि आपने इस पूरी सीरीज़ को कंटिन्यू किया तो किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको 70% क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करने में काफ़ी मेहनत लगी है। किसी भी एक बुक के अंदर आपको ये सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको 2-3 किताबें खंगालनी पड़ेंगी। तो अपने आप में ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है प्रमुख कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और अध्यक्ष कौन थे और उस प्रमुख अधिवेशन में कौन कौन से निर्णय लिए गए। 1896 ईस्वी का कोलकाता अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था, रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे और वंदे मातरम को उसमें पहली बार गाया गया था जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसके अलावा 1907 ईस्वी का सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे और नरम दल और गरम दल के बीच इसमें फूट पड़ गया था, दोनों के बीच मतभेद हो गया था। नरम दल अपने नेता को अध्यक्ष बनाना चाहते थे जो रास बिहारी घोष थे और गरम दल लाला लाजपत राय को अब अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो इस वजह से इसमें नरम दल और गरम दल में फूट पड़ गई थी। 1911 ईस्वी का जो कांग्रेस का अधिवेशन था कोलकाता में हुआ था, बीसन नारायण दत्त इसके अध्यक्ष थे। जनगण मन इसमें पहली बार गाया गया था। सब सर्वाधिक जो अधिवेशन कांग्रेस के हुए वो कोलकाता में हुए। 10 अधिवेशन कोलकाता में हुए थे कांग्रेस के, इसे याद रखिए। इसके अलावा 1905 ईस्वी में बनारस का जो अधिवेशन हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता किए थे और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के राजनीतिक गुरु रहे गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल में हुए 7 अगस्त 1905 ईस्वी को जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका सूत्रपात बनारस के 1905 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन था। यहीं पे इसके विषय में चर्चा की गई थी। अगला पॉइंट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। देखिए, बुकर 2 तरह का होता है, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, एक होता है मैन बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार या मैन बुकर पुरस्कार ये प्रॉपरली जो इंग्लिश भाषा में लिखी गई किताब होती है उसको दिया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार उन राइटर्स को दिया जाता है जो किसी लोकल लैंग्वेज में लिखते हैं और फिर बाद में उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है किसी दूसरे राइटर के द्वारा, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। अभी गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है और इसकी जो किताब थी उसका नाम था रेत की समाधि और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इसका ट्रांसलेटेड वर्जन जो उसका है वो है टॉम ऑफ सेंड। टॉम मीन्स समाधि, सेंड मीन्स बालू, बालू की समाधि या रेत की समाधि। और इसकी जो अनुवाद की थी उसका नाम था डेजी रॉम्बेल। इसके अनुवादक का नाम था डेजी रॉम्बेल। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया गीतांजलि श्री को, उसकी पुस्तक टॉम ऑफ सेंड के लिए ये पुरस्कार उसको दिया गया। इसके अलावा आईपीएल जो 2022 में संपन्न हुआ, यह क्रम से 15वां आईपीएल था। टाटा ने इसको स्पॉन्सर करी थी, इससे पहले बायजूस ने स्पॉन्सर किया था, अनअकैडमी ने स्पॉन्सर किया था। 2022 का आईपीएल को टाटा ने स्पॉन्सर किया। यूएई में इस मैच को खेला गया था। इसके विजेता थे गुजरात। देखिए, 2022 से पहले 8 टीमें इसमें खेलती थी, 2022 से 10 टीमें, इसमें 2 टीमें एक्स्ट्रा इसमें 2022 से शामिल हो गई। एक तो गुजरात की टीम और दूसरा लखनऊ की टीम। तो गुजरात टाइटल्स ने 2022 का जो 15वां आईपीएल था उनको जीत लिया। इनके कैप्टन हार्दिक पांड्या। विजेता राजस्थान रॉयल्स रहे। इसमें ऑरेंज कैप जॉस बटलर को दिया गया। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जॉस बटलर। इसको आईपीएल 2022
में ऑरेंज कैप दिया गया है, पर्पल कैप युजवेंद्र चहल को दिया गया है अच्छी बॉलिंग के लिए, पर्पल कैप। आईपीएल से इस पॉइंट को याद रखिए। इसके अलावा मेडिसिन फ्रॉम एक स्कीम शुरू की गई थी तेलंगाना की सरकार के द्वारा, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। कोरोना पेंडेमिक के टाइम में हर राज्य ने अलग अलग स्कीम को शुरू करी थी, तो तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई मतलब जो ड्रोन होता है उसके माध्यम से डोर टू डोर मेडिसिन भेजने की व्यवस्था करी, उसका नाम दिया मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। कुछ जो लोकल नृत्य हमने पहले भी वीडियोस में इसको देखा था, इसको फोक डांस बोलते हैं। हर राज्य का अपना लोकल नृत्य होता है। यक्षगान कर्नाटक में वो काफ़ी फेमस है, कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। इसके अलावा उम्मट आर्ट और वोलक आर्ट, आर्ट देखिए तो समझिए कर्नाटक, उम्मक आर्ट और वोलक आर्ट ये आपको कर्नाटक के नृत्य हैं। कंबाला, इसको कीचड़ दौड़ भी बोलते हैं, कीचड़ में दौड़ने की प्रथा है वहाँ पे, ये भी एक डांस फॉर्म है कंबाला, इसको कंबाला भी बोलते हैं कर्नाटक के अंदर। इसके अलावा नागमंडल नृत्य, ये भी कर्नाटक का नृत्य है। डोलू कुनिधा नृत्य, डोलू कुनिधा नृत्य ये भी कर्नाटक का नृत्य है। कर्नाटक राज्य के अंदर ये नृत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यक्षगान, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा सिक्किम के प्रमुख नृत्य की बात कर लेते हैं। लोसांग नृत्य सिक्किम में होता है। सिंधी छाम नृत्य सिक्किम में होता है, और सिकमारी भी सिक्किम में होता है। यहीं पे लोसांग सिक्किम में होता है, लोसार यदि रहेगा तो लद्दाख। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा है इल्बर्ट बिल। देखिए 1884 से पहले अंग्रेज़ों ने हम पर जो कानूनी जो फैसले होते थे वो सुनाते थे, भारतीयों के विरुद्ध फैसले सुनाते थे। लेकिन 1884 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के टाइम में भारत में व्यवस्था को लॉन्च किया गया। भारत में ब्रिटिश, इस व्यवस्था के तहत भारत में ब्रिटिश मामलों से संबंधित केसों की सुनवाई का अधिकार भारतीय वरिष्ठ न्यायाधीशों के हाथ में दे दिया गया। मतलब कि अब भारतीय जज भी जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ होते थे या इंडियन केसों के खिलाफ सुनवाई करने का अधिकार भारतीयों को भी मिल गया। और फिर बाद में इसको वापस लेना पड़ा, चूँकि ब्रिटेन में, इंग्लैंड के अंदर इसके विरोध में काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुए, तो फिर इसको बाद में वापस लेना पड़ा। तो याद रखिए इल्बर्ट बिल किसके टाइम में आया था, तो यह आया था रिपन के टाइम में, 1884 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजों के खिलाफ सुनवाई करने का अधिकार दे दिया गया था। भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ था। लॉर्ड मेयो 1872 में, जो जनगणना आज हर 10 वर्ष पर होती है, उसकी शुरुआत लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी। लेकिन ये निश्चित नहीं थी, लेकिन नियमित रूप से जो जनगणना की शुरुआत हुई, 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, पूछता है इनफैक्ट कि जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के टाइम में 1872 में हुई थी। जबकि नियमित जनगणना की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1871 में, 1881 में, सॉरी 1881 में, 81 है, 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में ये जनगणना, जो कि अस्थायी जनगणना थी, नियमित रूप से जनगणना तभी से जो स्टार्ट हुई है, अभी तक रुकी नहीं है, हर 10 साल पर जनगणना होती है। लॉर्ड रिपन के टाइम से शुरू हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम में, इसे याद रखेंगे। इसके अलावा भारत के सभी 4 जो आश्रम हैं, 4 धाम हैं, उनका उल्लेख जावालोकनिषद में मिलता है, जावालोकनिषद में मिलता है। देखिए आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म केरल के कलाडी में हुआ था, केरल राज्य के अंदर एक गांव है कलाडी, वहाँ पे हुआ था। 800 केरल के कलाडी में हुआ था। और उनका जन्म जो हुआ था, आदिगुरु शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था वो 788 में हुआ था, 788 एडी में हुआ था। और भारत के 4 कोनों में 4 आश्रम उन्होंने स्थापित करी थी। इसका उल्लेख जावालोकनिषद में मिलता है। अगला पॉइंट हमारा है CSIR, जिसको काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बोलते हैं। इसकी पहला बार ऐसा हुआ, इसकी पहली किसी महिला को इसकी अध्यक्षता नियुक्त किया गया है, और वो है नल्ला धम्बी कलाई। ये तमिलनाडु की हैं ये महिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में, और इसको दिया जाता है 1965 से। पहली बार दिया गया था शंकर कुरूप को 1965 ईस्वी में, और अभी हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है वो नीलमणि फुकन को दिया गया है, और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंदर 11 की राशि प्रदान की जाती है, ये ध्यान रखिए। भारत रत्न की शुरुआत जो हुई थी 1954 ईस्वी में हुई थी, इसकी शुरुआत पहली बार दिया गया था 3 लोगों को,
सी वी रमन को और राधाकृष्णन को, एस राधाकृष्णन को और सी राजगोपालाचारी को ये पुरस्कार दिया गया था। पहली बार 1954 में भारत रत्न, और सी वी रमन को पहली बार 3 लोगों को दिया गया था, सी वी रमन, एस राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी। देखिए 243 में राज्य के प्रोविजंस दिए गए हैं, जिनमें से 243 आई, 243 ABCD करके प्रोविजंस दिए हुए हैं। उसमें से 243 आई और 243 के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य वित्त आयोग का गठन 243 आई के तहत किया जाता है और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो किया गया है वो 243 के तहत किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है 243 आई के तहत और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है 243 के तहत। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इसको अगर पॉसिबल हो तो नोट करिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं इसे अपने हैंड रिटन नोट से आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी आपकी तरह का एस्पिरेंट हूँ। इसके अलावा ऑल इंग्लैंड ओपन पुरुष एकल का खिताब 2022 में ये विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है, डेनमार्क के ये हैं। और ऑल इंडिया ओपन पुरुष एकल का खिताब 2022 में लक्ष्य सेन जो बैडमिंटन से संबंधित हैं, बैडमिंटन खेल खेलते हैं लक्ष्य सेन, इन्होंने जीता है। देखिए ऑल इंग्लैंड ओपन पुरुष एकल 2022 का खिताब जो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है, इन्होंने हराया है लक्ष्य सेन को। याद रखिए, जीता इन्होंने है और हराया है, उपविजेता है लक्ष्य सेन और विजेता है विक्टर एक्सेल्सन। ऑल इंग्लैंड ओपन पुरुष एकल जो बैडमिंटन का टूर्नामेंट है उसके अंदर। इसके अलावा ऑल इंडिया ओपन पुरुष एकल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है। हिंदी की बात करें, देखिए हिंदी राष्ट्रीय तौर पर भी हम मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाते हैं हिंदी का। राष्ट्रीय दिवस हिंदी का 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय दिवस हिंदी का 10 जनवरी को मनाते हैं। दुनिया में सबसे अधिक हिंदी बोलने वाले लोग भारत में रहते हैं। भारत हिंदी को प्रमोट करने के लिए जो हिंदी का सचिवालय है वो मॉरिशस में एस्टैब्लिश किया है। इसके अलावा विश्व हिंदी का प्रथम सम्मेलन नागपुर के अंदर भारत में हुआ। दूसरा सम्मेलन जो 2023 इस साल होने वाला है, ये फिजी देश में होने वाला है, हिंदी का दूसरा सम्मेलन। और ये सम्मेलन जो होता है हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने के लिए ये सम्मेलन होते हैं। पहला सम्मेलन जो हुआ वो भारत के नागपुर में हुआ, दूसरा सम्मेलन फिजी में 2023 में प्रस्तावित है और इसका जो सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट, वो मॉरिशस में स्थित है। महत्वपूर्ण फुल फॉर्म की बात करते हैं। पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, इसकी स्थापना 2012 में होती है। बच्चे सेक्सुअली हैरेस्ड नहीं हो उसके लिए पॉक्सो एक संगठन है, 2012 में इसको एस्टैब्लिश किया गया है। और ऐसा अगर कोई लोग करते हैं तो पॉक्सो एक्ट के तहत उनको सजा होती है। IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, IBC का मतलब इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड होता है। अगर कोई बैंक या कोई फर्म या कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है, अगर वो पहले सरकार से लोन ली हुई होती है तो उनके इस एक्ट के तहत उनको कुछ रियायत दी जाती है। इसको दिवालिया एक्ट कहते हैं, ये 2016 में आया था। फेमा की हम बात करें, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है फेमा, और यह अधिनियम 1999 में आया था। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया था, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया था। और घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जो आया था 2005 में आया था। किसी भी रीजन से महिला को घरेलू हिंसा का शिकार नहीं बनाया जा सकता है, ये अधिनियम 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब झूम कृषि, जो हमारी झूम कृषि होती है, भारत के विभिन्न भागों में झूम कृषि की जाती है और अलग अलग क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं। जैसे झूम, उत्तर पूर्वी भारत में झूम को झूम बोलते हैं, झूम कृषि। दक्षिण राजस्थान में झूम कृषि को वालरा बोलते हैं, ओवरऑल राजस्थान बोल सकते हैं हम, वो राजस्थान में झूम कृषि को वालरा कहते हैं। आंध्र प्रदेश में झूम कृषि को पोडू बोलते हैं, मणिपुर में झूम कृषि को पवलव बोलते हैं, झारखंड में झूम कृषि को पूर्वा बोलते हैं। झूम कृषि आदिवासी द्वारा की जाती है, जहाँ भी आदिवासी, चूँकि आदिवासी घुमक्कड़ होते हैं बेसिकली, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं उनको काट कर खेती करते हैं, फिर कुछ दिन के बाद दूसरे जगह जाते हैं, फिर वहाँ पेड़ पौधे काट खेती की जाती है। मतलब ये जो प्रोसेस होता है ये आदिवासी लोग करते हैं और इसको झूम कहा जाता है और ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानी जाती है, जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया। अगला पॉइंट हमारा है जो महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात कर लेते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये साइंस और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, साइंस एंड टेक के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम विजेता इनके थे KS कृष्णन। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार एक तो ये साइंस एंड टेक में दिया जाता है और इसके प्रथम विजेता थे KS कृष्णन। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार 2022 की बात कर लीजिए, पूरे कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 2022 के अंदर। और
ये पुरस्कार उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। इस बार 2022 में 25 खिलाड़ियों को दिया गया, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी के नाम इस प्रकार हैं। सीमा पुनिया एथलेटिक्स से संबंधित हैं। एल्डोस पॉल, ये ट्रिपल जंप, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिए। एल्डोस पॉल ये ट्रिपल जंप करते हैं, इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। लक्ष्य सेन और प्रणय, ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित हैं। अभी हमने देखा था लक्ष्य सेन के बारे में, इन्होंने ओपन इंडिया जो टूर्नामेंट है टेनिस का, उन्होंने उसको जीता है लक्ष्य सेन ने। बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। प्रणय भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अमित को मुक्केबाजी से रिलेटेड हैं, ये बॉक्सिंग करते हैं, इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। निखत जरीन, ये भी बॉक्सिंग करती हैं, इसे भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। प्रज्ञा आनंद, ये शतरंज प्रज्ञा आनंद ये शतरंज खेलते हैं, इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। सुशीला देवी, ये जूडो के खिलाड़ी हैं, इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार मिला है। साक्षी कुमारी, ये कबड्डी खेलती है, इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण द्वीप की बात कर लेते हैं जो हिंद महासागर के भाग हैं। मेडागास्कर द्वीप, मेडागास्कर आइलैंड हिंद महासागर में है। रियूनियन आइलैंड हिंद महासागर में है। देखिए रियूनियन आइलैंड हिंद महासागर में है, लेकिन इस पर अधिकार फ्रांस का है। रियूनियन द्वीप या रियूनियन आइलैंड हिंद महासागर का पार्ट है, लेकिन इस पर अधिकार फ्रांस देश का है। हम अपने इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।